Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with childhood and growing up, जो सब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर आईपी यूनिवर्सिटी का बीएड, जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स पहले पढ़ लिए हैं और हमने अपनी फर्स्ट यूनिट कवर कर ली है। अब हम अपनी सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं और इसका ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, मतलब जो इमोशंस की बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ डिफरेंशियल जेंडर सोशलाइजेशन, मतलब जो जेंडर सोशलाइजेशन है, लिंग समाजीकरण है, वो क्या है। इज सीन हैपनिंग इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मतलब इंडिया के या भारत के कॉन्टेक्स्ट पे हम देखेंगे कि जेंडर सोशलाइजेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसके अंदर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। संवेगों की मूल समझ, मतलब इमोशंस की जो मूल समझ है एक तरीके से, वो पढ़ेंगे हम। उसकी अंडरस्टैंडिंग, भारतीय संदर्भ में भेदकर लैंगिक समाजीकरण के निर्माण की प्रक्रिया, यानी इसकी प्रोसेस। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि संवेग का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ इमोशन। इमोशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे क्या है इसका मीनिंग। संवेग को एक जटिल अभिवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि हमारे विचार, जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे विचार एवं व्यवहार, यानी जो हमारा बिहेवियर है, यानी थॉट्स और बिहेवियर में शारीरिक यानी फिजिकल एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के प्रभाव का परिणाम है। मतलब ये जो हमारा विचार है, जो हमारे विचार होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं या हमारा बिहेवियर होता है, उसमें क्या है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल परिवर्तन। फिजिकली लेवल पे परिवर्तन आते हैं और साइकोलॉजिकल लेवल पे, मतलब मनोविज्ञान के रूप में परिवर्तन आते हैं। उसका प्रभाव, मतलब जो इसका प्रभाव पड़ता है वो इन पर पड़ता है, इनका परिणाम है ये। साधारण शब्दों में अगर हम देखें, संवेग आंतरिक सचेत अवस्था है, मतलब आंतरिक सचेत अवस्था अंदर की अवस्था है जिससे हम स्वयं एवं दूसरे से तर्क करते हैं इस चीज में। तो इसका मतलब क्या है, जो चीज हम अपने विचारों में, अपने व्यवहार में शारीरिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे अंदर जो परिवर्तन के प्रभाव का परिणाम होता है, वो क्या होता है, हमारा संवेग होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे संवेग के गुण, यानी एट्रीब्यूट्स ऑफ इमोशंस। इमोशंस के क्या क्या गुण होते हैं, कैसे पता चलता है कि वो एक इमोशन है। इसके अंदर हम फर्स्ट देखेंगे, संवेग एक सुखद एवं असुखद की भावना है। मतलब सुखद यानी हैप्पीनेस भी है और सैडनेस भी है, इन दोनों की भावना है। यानी एक तरीके से हम अपने दिमाग में या अपने जो हमारा इमोशन होता है अपने मन के अंदर, ये चीज महसूस करते हैं कि ये सुख की भावना है या दुख की भावना है। सेकंड है इसके अंदर, संवेग एक आंतरिक भावना है, अंदर की, मतलब आंतरिक इंटरनल ऐसी भावना है, ऐसा इमोशन है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निर्देशित होती है। थर्ड है इसके अंदर हमारा पॉइंट, संवेग व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, इमोशन उन पर आधारित होते हैं, उन पर बेस्ड होते हैं। फोर्थ है हमारा, संवेग हमेशा कुछ उद्दीपन द्वारा उत्तेजित होते हैं। कुछ ऐसे उद्दीपन होते हैं जिनके द्वारा ये उत्तेजित होते हैं। फिफ्थ है हमारा, समान उद्दीपन विभिन्न संवेगों से भी उत्पन्न होता है। जो समान उद्दीपन होता है वो विभिन्न संवेगों से भी, मतलब अलग अलग प्रकार के इमोशन से भी उत्पन्न होते हैं। सिक्स्थ है हमारा, इसके अंदर हम संवेगों से जुड़े अवलोकित व्यवहार से तर्क करते हैं। मतलब जो संवेग से जुड़े अवलोकित व्यवहार होते हैं, ऐसे बिहेवियर्स होते हैं, उनसे तर्क करते हैं, उनसे लॉजिक लगाते हैं। सेवेंथ है हमारा इसके अंदर, संवेग मानसिक प्रक्रियाओं पर आधारित है। संवेग जो है वो मेंटल जो प्रोसेसेस होती हैं उन पर आधारित है, क्योंकि मेंटली जो चीज हम ऑब्जर्व करेंगे उसके हिसाब से ही हम इमोशनली कोई भी एक तरीके से अपना बिहेवियर दिखाएंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर, संवेग में हम विशिष्ट रूप से महसूस करते हैं, किसी भी चीज को फील करते हैं विशिष्ट रूप से। नाइन्थ है इसके अंदर, संवेग विकास की सभी अवस्थाओं में निहित है। संवेग जो है वो विकास की यानी डेवलपमेंट की सभी अवस्था, मतलब जितनी भी अवस्था होती है उनमें निहित है। टेंथ है इसके अंदर हमारा एंड लास्ट पॉइंट, जिसमें है प्रत्येक प्राणी में संवेग प्रदर्शित होते हैं। मतलब हर एक प्राणी है जिसके अंदर संवेग प्रदर्शित होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बिना संवेग के है या बिना इमोशन के है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई इमोशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संदर्भ में संवेग एवं भेदकर लैंगिक समाजीकरण, मतलब इमोशंस एंड डिफरेंशियल जेंडर सोशलाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे हम देखेंगे भारत के संदर्भ में कि जो सोशलाइजेशन के अलग, मतलब जेंडर के हिसाब से जो सोशलाइजेशन होता है वो किस तरीके से अलग है संवेगों के तौर पे अगर हम देखें तो।
लैंगिक समाजीकरण समाजीकरण का एक अधिक केंद्रित प्रकार है। मतलब जो लैंगिक समाजीकरण है वो एक तो सोशलाइजेशन होता है, सोशलाइजेशन का एक पार्ट है लैंगिक सोशलाइजेशन यानी जेंडर सोशलाइजेशन। इसके अंदर आगे क्या है, इस प्रक्रिया के अनुसार मतलब ये जो प्रोसेस है इसके अनुसार क्या है, विभिन्न लिंग के बालकों का उनकी लैंगिक भूमिका मतलब जो उनका लैंगिक रोल है, जेंडर रोल है समाज के अंदर, जैसे मेल है या फीमेल है, उनके अलग अलग रोल्स होते हैं समाज के अंदर, वही चीज कहना चाह रहा है ये। लैंगिक भूमिकाओं के अनुसार समाजीकरण किया जाता है। मतलब जैसे कोई लड़का पैदा हुआ घर में या लड़की हुई तो उन्हें अपने रोल के हिसाब से कि समाज में लेडी का ये रोल है और जेंट्स का ये रोल है, उसके हिसाब से उनका पालन पोषण किया जाता है। नेक्स्ट है, तथा उन्हें सिखाया जाता है कि पुरुष अथवा महिला का अर्थ क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर इसका नेक्स्ट पॉइंट, परिवार में समाजीकरण प्रथाएं। परिवार के हिसाब से समाजीकरण कैसा होता है। सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन अ फैमिली। परिवार हमारे संपूर्ण जीवन का केंद्र बिंदु है, क्योंकि हम जन्म लेते हैं अपने परिवार में, मतलब एक हमारी फैमिली होती है जहां हम जन्म लेते हैं, वहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। दिन की शुरुआत परिवार के सदस्यों के साथ होती है तथा दिन का अंत अपने सामाजिक तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्व पूरे करने के बाद हम अपने परिवार में वापस आते हैं। मतलब सामाजिक सोशल लेवल पे या हमारे ट्रेड के लेवल पे जो हमारा ऑक्यूपेशन है उसके लेवल पर जो भी हमारे वर्क्स होते हैं उनको करके हम अपने घर में ही वापस आते हैं। हम अपने परिवार से अपनी भावनाएं साझा करते हैं, मतलब अपने सारे इमोशंस की हमने दिन में क्या किया क्या नहीं किया, किस तरीके से हमने अपने वर्क्स को हैंडल किया, तो ये सारी चीजें हम अपनी फैमिली में आके उनसे शेयर करते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन का एक केंद्र बिंदु है, एक सेंटर है। नेक्स्ट है इसके अंदर, एक बालक के लैंगिक समाजीकरण में माता पिता बालकों को समाज के अनुसार मतलब सोसाइटी के अनुसार वो क्या करते हैं, उनकी लैंगिक भूमिका मतलब उनके जेंडर रोल्स की, वो लड़का है तो उसका क्या रोल है, लड़की है तो उसका क्या रोल है, इसके हिसाब से उसका मार्गदर्शन यानी उसको गाइड करते हैं ये कि उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब पेरेंट्स इसके अंदर एक अपनी भी भूमिका निभाते हैं, उनको मार्गदर्शन देके उनको गाइड करके। नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे धर्म और समाजीकरण। अब हम पहले तो हमने देखा परिवार के हिसाब से कि आप परिवार के अकॉर्डिंग क्या क्या समाजीकरण प्रथाएं होती हैं, किस तरीके से समाजीकरण होता है बच्चे का। और अब हम देखें धर्म के हिसाब से समाजीकरण कैसे होता है। धर्म और समाजीकरण यानी रिलीजन एंड सोशलाइजेशन। परिवार के बाद समाजीकरण के अगले अभिकर्ता केंद्र धर्म है। मतलब धर्म के हिसाब से हम अपना समाजीकरण करते हैं बच्चों का अपने घर में, तथा धर्म एक औपचारिक संस्था माना जाता है। मतलब ये एक औपचारिक संस्था है, ये समुदाय सामाजिक का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये क्या है, सामाजिकता का यानी सोशलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण अवसर है। लोग अपने पूजा के स्थानों पर इकट्ठा होते हैं तथा नई समाजीकरण प्रथाओं का नेतृत्व करते हैं। मतलब जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमारे समाज से जुड़ी प्रथाएं हैं, पूजा पाठ है, तो ऐसी जगहों पर वो इकट्ठा होते हैं और अपने समाजीकरण की प्रथाओं का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे विद्यालय में समाजीकरण की प्रथाएं क्या है। सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन स्कूल, यानी घर के बारे में देखा हमने, धर्म के लिए देखा, धर्म से कैसे होता है, और अब हम देखेंगे विद्यालय में किस प्रकार होता है समाजीकरण बच्चों का। समाजीकरण में अगले अभिकर्ता केंद्र विद्यालय तथा शैक्षणिक स्थान है। मतलब या तो विद्यालय या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, एजुकेशनल संस्थान जो होते हैं। अत्यधिक जटिल समाजों में बालकों का समाजीकरण शिक्षा प्रणाली के माध्यम से होता है। शिक्षा की प्रणाली जो होती है उसके माध्यम से बालकों का समाजीकरण होता है समाज में। शैक्षणिक संस्थान यानी जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो ऐसे संस्थान होते हैं, विशेषकर विद्यालय, एक बहुत महत्वपूर्ण समाजीकरण करता है। मतलब समाजीकरण का कार्य करने वाला है विद्यालय जो है हमारा। एक ही कक्षा में बैठकर एक ही पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हुए एक ही शिक्षक को सुनते हुए शिक्षा हासिल करते हैं। मतलब बच्चे अपने विद्यालय में एक ही प्रकार से, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के बच्चे हों, वो सब एक ही प्रकार से समाजीकरण एक तरीके से उनका किया जाता है स्कूल लेवल पे। नेक्स्ट हम देखेंगे सहकर्मी समूह की समाजीकरण प्रथाएं। मतलब सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस बाय पीयर ग्रुप। मतलब जो हमारे सहपाठी होते हैं या हमारा फ्रेंड्स ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप जिसे हम कहते हैं, तो इसके अंदर क्या है, सहकर्मी समूह ऐसे समूह को संदर्भित करता है जिसमें सदस्य कुछ समान विशेषताएं मतलब इक्वल उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसमें क्या है, समान विशेषताओं को साझा करते हैं। जैसे आयु अथवा लिंग, मतलब सेम आयु में
क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट क्लास का बच्चा है और वो 10th क्लास के बच्चे से फ्रेंडशिप करेगा। वो तो अपने लेवल के जैसे उसकी एज है, अगर फर्स्ट क्लास में पढ़ने लायक वो 6-7 ईयर्स का है, तो वो क्या करेगा, 6-7 ईयर्स के बच्चों के साथ ही वो फ्रेंडशिप करेगा, अपनी कक्षा में ही फ्रेंडशिप करेगा, अपनी क्लास में ही। तो यही चीजें कहना चाह रहा है कि अपनी आयु और अपने लिंग के हिसाब से, बॉयज है तो बॉयज का ग्रुप बन जाता है, गर्ल्स है तो गर्ल्स का ग्रुप बन जाता है। यही ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है इसमें सहकर्मी समूह लैंगिक भूमिकाएं, मतलब जेंडर रोल्स सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक लड़का अत्यधिक नारीवादी व्यवहार करता है, उसे भोली अथवा बहन कहा जाता है। मतलब ये क्या है, लैंगिक व्यवहार करना। अगर वो लैंगिक व्यवहार नहीं करता है, अगर वो लड़का है और वो कुछ व्यवहार ऐसा कर रहा है, वो लड़कियों की तरह कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है कि ये नारीवादी अगर वो व्यवहार कर रहा है तो उसे भोली कहा जाता है, कि मतलब ये लड़कियों की तरह है, अथवा बहन कहा जाता है। एवं अन्य लड़कों द्वारा उसे स्वीकृति प्राप्त करने में कठिनाई होती है, क्योंकि अगर उसका बिहेवियर अलग है, लड़कियों की तरह उसका बिहेवियर है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी वो लड़कियों की तरह कर रहा है, तो बॉयज की समझ से बाहर होता है वो चीज। तो वो एक उनके अंदर क्या होता है कि वो अपने ग्रुप में उसको स्वीकार करने में कठिनाई उनको महसूस होती है, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट है इसी के अंदर, इसके अलावा परिवार एवं विद्यालय साथियों का संसार सहकर्मी समूह अर्थात समान आयु तथा सामाजिक स्थिति अथवा खेल के साथी समाजीकरण की प्रक्रिया पर एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। क्योंकि जो पीर ग्रुप्स होते हैं ये समाजीकरण, अगर पीर ग्रुप्स में जो सेम थिंकिंग वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि अगर थिंकिंग अलग है तो उनका ग्रुप बनेगा ही नहीं, तो वो आपस में जो डिस्कशन है उनका, या जो पढ़ने का तरीका है, किस समय पर क्या काम करना है उन्हें, तो वो चीजें वो आपस में मिलजुल कर करते हैं, तो उससे उनका एक समाजीकरण होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इसके अंदर है संचार मीडिया में समाजीकरण प्रथाएं, मतलब सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन मास मीडिया। तो मास मीडिया के अंदर इनका क्या रोल है, एक तरीके से मास मीडिया का सोशलाइजेशन के अंदर। प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा संचार तक के बदलाव के बाद यह व्यक्तियों के व्यक्तित्व को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लगभग जो पूरा आधुनिक संसार है उसमें क्या है, टेलीविजन बालकों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण शक्ति रहा है। जो टेलीविजन है उसमें बच्चे क्या करते हैं, जो जो एड्स आते हैं, या जो सीरियल्स चल रहे हैं, या कोई न्यूज देख रहा है, या कोई अलग अलग तरीके के प्रोग्राम देख रहा है, तो उससे क्या होता है, उनका एक सोशलाइजेशन होता है। इसके अंदर आगे क्या है, तकनीकी नवाचार जैसे टेलीविजन, रेडियो, स्मार्टफोन, इंटरनेट की उपलब्धता, गतिवान चित्रण तथा रिकॉर्डर, संगीत समाजीकरण के महत्व अभिकर्ता हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने ये टॉपिक पढ़ा कि बच्चों का समाजीकरण कैसे होता है और उनके इमोशंस क्या क्या होते हैं। तो ये टॉपिक हमने आज क्लियर किया अपना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो इन योर एजुकेशनल बीएड ग्रुप्स।